निर्णय अजीत दादा ने और उनके जो एमएलएस थे उन्होंने लिया है। प्रफुल्ल भाई में उसमें शामिल थे, इसलिए अभी जो गठबंधन था वो 3 पार्टी का हो गया है, 4 पार्टी का हो गया है और महाराष्ट्र के विकास को गति दी जाएगी। आपको क्या लगता है कि अजीत पवार जी के साथ कितने लोग आ रहे हैं और अब क्या अजीत मुझको जो पता है वो 40 तक वो एमएलएस हैं। अभी किस तरह से और भी अब विस्तार होगा मंत्रिमंडल का महाराष्ट्र सरकार का, क्योंकि शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल होने वाला था। 16 मिनिस्टर होने बाकी है और उसका जो विस्तार है वो अभी जल्द से जल्द होगा। क्या सर आप ये मानते हैं कि जो है जो शरद पवार हैं जो चाणक्य माने जाते हैं उनको आप लोगों ने मात दे दी है? ये शरद पवार साहब को मात दे दी है, क्या किया है ये बोलना अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो बड़े लीडर है, लेकिन अजीत दादा ने जो डेमोक्रेसी हो आगे रख के ये निर्णय लिया है, वो अजीत दादा का निर्णय है और पवार साहब के बारे में इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उदय सामंत जी जो कि उद्योग मंत्री थे एकनाथ शिंदे के, और उनका कहना है कि जो अजीत पवार के करीब 40 विधायक उनके साथ आ रहे हैं और इससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। एकनाथ शिंदे के जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था अभी वो आगे होना बाकी है, लेकिन ये जो बदलाव है ये बहुत बड़ा बदलाव है और इससे महाराष्ट्र की राजनीति और सुधरेगी। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। देखिए बहुत बड़ा अपडेट, जिस तरीके से बातचीत हुई उसमें ये कहा जा रहा है कि 40 कुल संख्या हो सकती है और जितेंद्र अगर 40 संख्या होती तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा जिस बात का जिक्र हो रहा है इस पूरे घटनाक्रम के बाद कि दल बदल कानून लागू होगा या नहीं होगा, अगर 40 संख्या पहुंच जाती है तब तो सारी संभावनाएं खत्म है और शरद पवार के सामने बड़ा राजनीतिक संकट होगा। जी हाँ, बिल्कुल उनकी पार्टी के सामने एक तरह से अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा कि एनसीपी जो है एक तरह से खात्मे के कागार पर आ जाएगी अगर वाकई में जैसा कि इनका दावा है कि 40 लोग अगर इनके साथ में आते हैं तो जाहिर तौर पर एनसीपी के सामने जो है एग्जिस्टेंस का क्राइसिस आ जाएगा, अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। मैं एक और बात यहां पर बताना ये चाहता हूं कि जो लोग आज शामिल हुए हैं, जो मंत्री आज शामिल हुए हैं एकनाथ शिंदे की सरकार में, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं या चल रहे थे, जिनके खिलाफ जैसे छगन भुजबल हैं। छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाले में जो है ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी। हसन मुशर्रफ उनका भी नाम आया है। अजीत पवार के खिलाफ खुद जो है जांचें चल रही थी, आपराधिक मामले उनके खिलाफ दर्ज थे। तो ऐसे लोग हैं और सियासी हलकों में यही कहा जा रहा है कि जेल का डर हर किसी को लगता है और कोई अपने खिलाफ जो है इस तरह के मामले चलने नहीं देना चाहता था, ईडी के चक्कर नहीं लगाना चाहता था, सीबीआई के चक्कर नहीं लगाना चाहता था और इसी वजह से उन्होंने ऐसा फैसला किया है। क्योंकि पिछले साल जो शिंदे की बगावत हुई थी उसमें भी जो तमाम लोग शिंदे के साथ बगावत करके आए थे शिवसेना में, जो बीजेपी के साथ में, उनमें भी कई ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई में मामले दर्ज थे। उनको सम्मन भेजा जा रहा था, उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन उनके सत्ता में आने के बाद से वो सब कुछ खत्म बंद हो गया। आगे कोई कार्रवाई ईडी की तरफ से या सीबीआई की तरफ से नहीं की गई और अब यही चर्चा हो रही है कि क्या उसी पैटर्न पर जो है इन लोगों को भी लाया गया है, वैसा ही दबाव सियासी हलकों में यही बात कही जा रही है कि ये तमाम लोग भी आपराधिक मामलों के डर से, जेल जाने के डर से ऐसे लोग अब बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं एनसीपी से बगावत करके। बिल्कुल, तो जितेंद्र लेकिन क्या फिर हम माने कि जो अभी उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी बयानों के रूप में महाविकास अघाड़ी की, उसमें यही प्रमुखता से बताने और जनता को समझाने की कोशिश होगी कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों ने खुद को बचाने के लिए ये काम किया है ताकि उसका इम्पैक्ट 2024 में उसका फायदा लिया जा सके। देखिए, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी पिछले साल 1.5 साल से यही बात कहते आए हैं कि बीजेपी जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, उनको दबाव डालने के लिए, उन पर उनको कमजोर करने के लिए, उनको डराने के लिए और उनको अपने साथ लाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज उद्धव ठाकरे अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद उसी बात को दोहराएंगे इस घटना के बाद में भी, क्योंकि लगातार सियासी हलकों में यही चर्चा रही और विपक्ष का हमेशा से बीजेपी के खिलाफ यही स्टैंड रहा है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो या फिर इनकम टैक्स विभाग हो, उनका बेजा इस्तेमाल करते हुए विपक्ष पर दबाव डालती है, विपक्ष को डराने धमकाने की कोशिश करती है, विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश करती है।
बिल्कुल जितेंद्र, और ये बात संजय राउत भी कुछ देर पहले कहते हुए नजर आए। उनका ये कहना है कि जिन्हें जेल में होना चाहिए वो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और अब जितेंद्र देखिए, अजीत पवार के साथ जो बड़े नाम सामने आए हैं उसमें एक चौंकाने वाला नाम प्रफुल्ल पटेल का भी है। और क्योंकि देखिए, प्रफुल्ल पटेल को कुछ ही दिनों पहले कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था शरद पवार की तरफ से। और उसके बाद अब कुछ दिनों पहले की अगर बात की जाए तो जो विपक्ष की बैठक हुई थी, बड़ी बैठक हुई थी एकता वाली, और उसमें भी वो कहीं ना कहीं उनके साथ शरद पवार के साथ दिखाई दिए। लेकिन आखिरकार क्या मजबूरी हो गई कि ऐन वक्त पर अजीत पवार के साथ वो चल दिए? देखिए, बिल्कुल प्रफुल्ल पटेल के बारे में सूत्र ये बताते हैं कि उनकी पहले से ही बीजेपी के साथ में नजदीकी रही है और वो पार्टी के भीतर पहले से ही ऐसा माना जाता रहा है कि वो इस पक्ष में थे कि अजीत पवार ने जो कदम उठाया था 2019 में कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए था, वे उसका कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे थे। दूसरी अहम बात कि खुद प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो सियासी हलकों में यही बात कही जाती है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई अगर होती है, उनके खिलाफ जो है अगर जांच एजेंसियां सख्ती बरतती हैं, तो उससे बचने के लिए आखिर में वे भी साथ में जा रहे हैं बीजेपी के साथ में। एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जो सरकार है उसका वो सरकार, चूंकि वो केंद्रीय नेता हैं, इसलिए वो सरकार का तो यहां समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार में जैसे कि सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार में उनको जगह मिल सकती है अगर वो आधिकारिक तौर पर अपना समर्थन घोषित कर देते हैं अजीत पवार के प्रति। अभी तक उनकी ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जैसा कि सूत्र बताते हैं कि प्रफुल्ल पटेल भी जाने वाले हैं अजीत पवार के साथ। और जो एनसीपी में बगावत हुई है, उस बगावत के एक बड़ा चेहरा अजीत पवार राज्य स्तर पर हैं, तो केंद्रीय स्तर पर बड़ा चेहरा जो है प्रफुल्ल पटेल का रहने वाला है। जी चलिए, बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।